Any question in the last class? No? The last class we had discussed, the last topic was inductive effect. We had said inductive effect is studied in comparison to hydrogen. If in place of hydrogen we attach any group to the carbon atom, then whatsoever will be its nature, whether it will support the atom or it will deactivate atom, whether it provide electrons or withdraw electrons, that is inductive effect. Plus I effect हो चाहे minus I effect हो, with increase in distance these effects decrease. Right? हमने last class में order alkyl halides का किया था. हमने कहा था हेलोजन की सब्स्टिट्यूशन होनी है, न्यूक्लियोफाइल ने आना है और हेलाइड आयन ने निकल जाना है. उस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि कार्बोकैटायन जो बना है वो स्टेबल है या अनस्टेबल. उसके रिलीज होने की कैपेसिटी तब डिपेंड होगी जब आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल होगा. अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो हेलोजन आसानी से निकल जाएगा, और अगर हेलोजन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो उसे दिक्कत आएगी. लिखिए अगला क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स. Arrange the following compounds in decreasing order of acidic character. एक लाइन लिख लीजिए. Acidic character means ability to release H positive ions right.
तो H पॉजिटिव आयन कब आसानी से निकलेगा? जब पीछे नेगेटिव चार्ज जो छोड़ेगा वो स्टेबल हो जाए। अगर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो पुअर एसिडिक, अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक। हाँ जी आयुष जी, फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस? वेरी गुड। तो क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए? रीजन बोलिए। नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसको इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तो वो रिएक्टिव हो जाएगा। और वैसे भी कार्बन पे तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है। कार्बन उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो और रिएक्टिव बना देगा, राइट? ये ऐसी कंडीशन हो गई कि बर्थडे वाले दिन पैसे गिफ्ट तो मिल गए, पर दादी दादा नाना नानी सब घर आ गए, उन्होंने भी गिफ्ट दे दिया, क्या होगा? बच्चा शरारती होगा ना, सामान ज्यादा इकट्ठा हो गया कहीं तो खर्चूं, है ना? तो वो जाएगा कैसे? यहाँ पर H पॉजिटिव जाने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आना है, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो H पॉजिटिव जल्दी निकल जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो नहीं निकल पाएगा। अगर उसके साथ प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, पहला नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकंड में 3 कार्बन है, रेस्ट में 4 है, जिसमें जितने कम कार्बन होंगे प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा, कम होगा, और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल है, थर्ड सेकेंडरी अल्कोहल है, फोर्थ टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है उसको 3 तरफ से सपोर्ट है, जब सेकेंड वाला है इसमें 2 तरफ से सपोर्ट है, इसमें 1 तरफ से सपोर्ट है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी प्लस का इफेक्ट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक इज सेकेंड, देन वी हैव 1, देन वी हैव 3 एंड लीस्ट एसिडिक इज 4। So order is 2, 1, 3, 4. Any confusion to anyone? प्रियांशु समझ में आया आपको? आप क्लास के पहले मुझसे पूछ रहे थे सर एसिडिक कैरेक्टर कैसे कंपेयर करना है। आज की क्लास शुरू हुई एसिडिक कैरेक्टर से। बेटा यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन। कार्बन नंबर ज्यादा होगा तो प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा कम हो जाएगा।
प्रणय इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? एक तो पहले नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस है। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? हाँ जी, फर्स्ट मोस्ट एसिडिक, उसके बाद ये सेम चीज क्यों बोल रहे हो जैसे आयु सिंगला बोल रहे थे? उनको समझाया मैंने कि आपके जन्मदिन वाले दिन दादा दादी सब आ गए, आपके पास पहले से गिफ्ट इकट्ठे थे, पैसे इकट्ठे थे, और उन्होंने दे दिए, तो आप मम्मी पापा की सुनोगे थोड़ी ना, आप बोलोगे खर्चा करके आऊं, फटाफट भागो, राइट? तो ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज है, वो ऑलरेडी एच के इलेक्ट्रॉन भगाकर इलेक्ट्रॉन ले चुका है, अब उसके ऊपर और रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। एनी इंक्रीज इन चार्ज वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्रीजेस रिएक्टिव। अगर O नेगेटिव ज्यादा होगा तो H को जाने नहीं देगा। O मस्ट बी डेफिशिएंट इन ऑर्डर टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो डेफिशिएंसी कब ज्यादा होगी? जब प्लस का इफेक्ट कम होगा। तो हमारे पास मोस्ट एसिडिक इज 2, देन 3, देन 4, देन 1। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपायनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। तो अगर मुझसे एसिडिक ऑर्डर पूछा, फॉर्मिक, एस्टिक, प्रोपायनिक, ब्यूटायरिक, तो मैं इस तरह से कंपेयर करूंगा। जितने ज्यादा कार्बन एटम उतना कम एसिडिक करेक्टर, क्योंकि प्लस का इफेक्ट बढ़ाने से एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। क्लियर हो गया? अब इसी आर्टिकल को कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होते हैं, एल्कोहल तो मैंने बना दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रूली एसिडिक। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम चैप्टर पूछेगा तो पूछेगा पीएच बताओ, पीके बताओ। अगर सॉल्यूशन चैप्टर पूछेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछेगी तो कंडक्टिविटी बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिपेंड्स अपॉन एसिडिक कैरेक्टर। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उतने ज्यादा आयंस। तो एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन विल बी लेस देन फॉर्मिक। क्लियर है? तो हम यहाँ पर सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल एसिडिक कैरेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, कंपाउंड की आयनाइजिंग एबिलिटी पढ़ रहे हैं। कितना आयन बन सकता है? जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर हो गया? चलिए अगला करते हैं। चलिए बोलो। ज्यादा होगा, करेक्टर कम हो जाएगा। एसिडिक करेक्टर इज डिसफेवर्ड, रिटार्डेड बाय प्लस साइन एंड एक्सेलरेटेड बाय माइनस। तनु, इन कंपाउंड्स में जो लेफ्ट में बने हैं उनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? कंपाउंड चेंज हो रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो चेंज हो रहा है। हमारे पास इन सभी कंपाउंड्स में
बीटा पोजीशन पे सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ नाइट्रो, यहाँ फ्लोरो, यहाँ क्लोरो, यहाँ साइन। तो हमारे पास बेसिकली हमें इन सब्स्टिट्यूएंट्स की नेचर पे कमेंट करना है। साइन, इन सब्स्टिट्यूएंट्स की नेचर क्या है, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। साइन ऑर्डर क्या है इनका? माइनस आई का ऑर्डर पूछ रहा हूँ। मोस्ट माइनस आई, लीस्ट माइनस आई कौन सा है? हाँ जी, क्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। और हाँ जी तनु, क्या ऑर्डर? तनु बताओ, किसका माइनस आई ज्यादा होगा? हाँ जी, NO2 का। और उसके बाद? ठीक है, तेज से पढ़ के बता रही है, कुछ सोच के बता रही है। ठीक है, गुड वन। तो नाइट्रो का माइनस आई सबसे ज्यादा है, फिर साइनाइड, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। So strongest acid will be 1, then we have 4, then we have 2, and finally 3. So 1, 4, 2, 3. वो याद करना ऑर्डर माइनस आई का। अगर आपको रीजन लगाने हो तो क्लास के बाद मिल सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, उतने सारे रीजन लगाने की हमें जरूरत नहीं है। रूपम भी मिक्स कंपाउंड्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? Cl का मतलब, Cl का नंबर इंक्रीज हो रहा है, पहले खुद को समझाना ना। इन दीज कंपाउंड्स हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड क्लोरीन हैज माइनस आई। तो किसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर होगा? फोर्थ का, बिकॉज क्लोरीन का नंबर सबसे ज्यादा है। तो 4, 3, 2, 1। So the point of difference is number of chlorine atoms, and chlorine atoms have minus I phase. So with increase in number of minus I substituents, acidic character increases. Trichloroacetic acid is stronger acid than dichloro, stronger acid than chloro, and weakest acid is acetic acid. Clear हो गया? Next करो। शिफ्रा, नेक्स्ट कंपाउंड्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंस। Hydrogen is replaced by halogens. In one case by 3 fluorine, in other case by 3 chlorine, in other case by 3 bromine. तो बेटा किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए? फर्स्ट का ज्यादा होना चाहिए। क्यों? जो मर्जी समझाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन तो सब में बराबर है बेटा, 2 2 2, कोई फर्क ही नहीं आया। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछने का फायदा क्या हुआ?
हम चाहते हैं आप ऑर्गेनिक में पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझें, जिस चीज का डिफरेंस है उसका बिहेवियर देखना है। आपने पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोला हैलोजन और एक्सप्लेनेशन बोला नंबर ऑफ कार्बन, तो दोनों चीजें रेलिवेंट नहीं ना हुई। जिस चीज का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसका इफेक्ट देखना है प्रॉपर्टीज, राइट। जेंस क्या ऑर्डर होना चाहिए? रीजन फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 2, then we have 4, and we have 3, and last is 1. हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, CH3 is plus I substituent, फ्लोरीन इज माइनस आई substituent. तो प्लस आई सब्सटीट्यूएंट एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा और माइनस आई इंक्रीज करेगा। हाँ जी, और क्या लगाना चाहोगे बेटा? डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट तब आता है जब कोई पाई बॉन्ड पे जुड़ा होता है, उसके साथ रेजोनेंस दे पाए, उस पाई इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। यहाँ पर वो आ ही नहीं सकता। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, so माइनस आई डिक्रीज। फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन, राइट। हाँ जी ज्योति, पॉइंट ऑफ डिफरेंस फाइन। पोजीशन ऑफ OH विद रिस्पेक्ट टू NO2। एक कंपाउंड वो है जिसमें NO2 नहीं है, बाकी कंपाउंड्स में NO2 है, लेकिन NO2 की पोजीशंस में फर्क पड़ रहा है, राइट। सर NO2 की नेचर क्या है? माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई, माइनस आई नजदीक आएगा तो ज्यादा एसिडिक, या दूर जाएगा तो ज्यादा एसिडिक? नजदीक आएगा तो ज्यादा एसिडिक। ये है हमारे पास अल्फा नाइट्रो, ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा नाइट्रो, ये हमारे पास बीटा नाइट्रो। इसका मतलब मेरे पास पोजीशन अल्फा बीटा गामा हो जा रही है। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? 4, देन वी हैव 1, देन वी हैव 3, एंड लीस्ट एसिडिक इज 2। आई होप यू पीपल नाउ अंडरस्टूड। मेरी लास्ट क्लास से एक ही कोशिश है कि आप सभी को आदत डाल दूं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट, सो दैट यू वर्क अपॉन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जो चीज दो कंपाउंड्स में डिफरेंट है उसका बिहेवियर चेक करना है। जो चीज सेम है मैं उसके अराउंड सोच के क्या करूंगा? मैं क्यों सोचूं कार्बन कितने हैं? मैं सोचूं कि मेरे पास नाइट्रो ग्रुप की नेचर क्या है, उसका एसिडिक करेक्टर पर इफेक्ट क्या है, और नाइट्रो ग्रुप जब पोजीशन बदलेगा उसका रिलेटिव इफेक्ट क्या आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in decreasing order of pKb, in decreasing order of pKb। pKb क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Kb। pKb is minus log of Kb। weaker base has higher pKb, weaker base has higher pKb। जो बेस जितना वीक होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, राइट। सो वीकर बेस का, सॉरी, जितना वीकर बेस होगा पीकेबी ज्यादा हो जाएगा, केबी कम होगा, पीकेबी ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली आपको वीकेस्ट बेस ढूंढना है। वीकेस्ट बेस का जो कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, राइट, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा उसका पीकेबी सबसे कम होगा। करिए।
देवांश सीधा बैठ जा, कोई नोट किया तूने? बाकी सारी चीजें तो मेन ही होती है वैसे। चलो आपको जो अच्छी लगे वो कर लो। अर्पिता, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है चारों कंपाउंड्स में? NH2 की पोजीशन कब वो कार्बन चेन के बीच में आ रहा है, तब कार्बन चेन में वो साइड हो जा रहा है। और कोई तरीका इसे बेटर एक्सप्लेन करने का? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वेरी गुड। फर्स्ट एंड सेकेंड आर प्राइमरी अमीन्स, थर्ड इज सेकेंडरी अमीन, फोर्थ इज टर्शरी अमीन। What is the point of difference? Primary, secondary and tertiary. Primary amines में only one alkyl chain is attached to nitrogen. In secondary amines, two alkyl chains are attached. In tertiary amines, three alkyl chains are attached. जब alkyl chain directly नाइट्रोजन पर जुड़ेंगी तो उनका प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन पर ज्यादा जाएगा। बेसिक कैरेक्टर इज एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर देना कब आसान होगा? जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो टर्शरी अमीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सेकेंडरी अमीन वीकर एंड प्राइमरी अमीन वीकेस्ट। इसका मतलब 3 और 4 तो पहले आने नहीं, 1 और 2 में कोई आना। 1 में NH2 टर्मिनल पर है और 2 में NH2 बीच में है। 1 में NH2 जिस कार्बन के साथ जुड़ा है पूरी अल्काइल चेन उसके साथ जुड़ी है। 2 में उस कार्बन को दो तरफ से बेनिफिट मिल रहा है, तो वो स्ट्रॉन्गर बेस। तो सबसे वीकर बेस कौन सा है? फर्स्ट। और सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है? फोर्थ। सो वी हैव अ रेगुलर ऑर्डर ऑफ पीकेबी 1 2 3 4। वी सेड स्ट्रॉन्गर बेस लोअर पीकेबी, सो राइट, वीकर बेस हायर पीकेबी। समझ आई आपको सभी को? तो बेसिक कैरेक्टर लोन पेयर देने की कैपेसिटी है और हम उस कैपेसिटी को चेक कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गर बेस का मीनिंग है पीकेबी वैल्यू लोअर होगी बिकॉज पीकेबी इज माइनस लॉग ऑफ के। आज बोले उल्टा होगा एग्जैक्ट। और कोई क्वेश्चन पूछना किसी को? रीजन बेटा? बेटा इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर देने हैं, इस कार्बन को दो तरफ से कार्बन चेन का बेनिफिट हो रहा है, उसके कारण वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। यहाँ पर दो कार्बन चेन डायरेक्टली नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रही हैं, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। एक डायरेक्ट स्कीम है और एक इनडायरेक्ट स्कीम है। इनडायरेक्टली कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और उसका एक्यूमुलेटेड चार्ज नाइट्रोजन के पास जा रहा है, और एक जगह डायरेक्टली नाइट्रोजन को कार्बन चेन से फायदा मिल रहा है। राइट, क्लियर है? हाँ जी, डेफिनेटली, क्योंकि जिस कार्बन पे वो जुड़ा है उस पर प्लस का इफेक्ट ज्यादा है। बस ब्रांचिंग से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर किसी और तरह के कंपाउंड्स का स्टडी होता है, बेसिक कैरेक्टर किसी और तरह के कंपाउंड्स का स्टडी होता है। तो आसान तरीका है एक क्वेश्चन में कि जिसका एसिडिक कम है उसका बेसिक ज्यादा कर दो, लेकिन हमें देखना नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए बेसिक कैरेक्टर के टाइम बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक के टाइम एसिडिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब नाइट्रोजन की लोन पेयर देने की कैपेसिटी ज्यादा हो। राइट, क्लियर हो गया? देवांश, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नंबर और पोजीशन। उस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन चेन में फर्क क्या आएगा? क्यों?
रुद्र, हाँ पाई बॉन्ड तो इसे बोल दिया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो वही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? आ जाए बेटा, एच पे मत जाना, लोन पर देने की कैपेसिटी बतानी है हमने। हमारा फोकस है नाइट्रोजन को दानी बनाना है या कंजूस बनाना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, वो किसी को देने कब जाएगा? जब उसके घर में संतुष्टि होगी। और कब नहीं दे पाएगा? जब घर में तंगी होगी, राइट? तो अगर कार्बन चेन में तंगी होगी तो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन किसी को? और अगर कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो देने जाएगा। हाँ जी प्रयास, वेरी गुड। sp2 sp3 sp, इट इज sp2, इट इज sp। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा माइनस आई, जितना ज्यादा माइनस आई कार्बन का उतना कम प्लस आई। हमारे पास NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये है, तो इस कार्बन ने NH2 की नेचर को बदलना है। अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ज्यादा होंगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, राइट? तो वीकेस्ट बेस कौन सा होगा? फोर्थ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस विल बी फर्स्ट, राइट? हाँ जी बिल्कुल सही बोला था, पाई बॉन्ड सही बोला था आपने, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है भी सही बोला था, पर रीजन तो चाहिए ना हमें, क्यों बढ़ाता है? क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा होने से न्यूक्लियर फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा हो। अगर आपकी वाली स्टेटमेंट फॉलो करूंगा तो कहीं और फंस सकता हूँ, क्योंकि पाई बॉन्ड के होने से कंपाउंड बेसिक होता है, एसिडिक। पाई बॉन्ड देमसेल्व्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन अगर पाई बॉन्ड खुद रिएक्ट नहीं कर रहे तो दूसरे की रिएक्टिविटी में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं और बेसिक कैरेक्टर कम करते हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है। बट बाय नेचर देमसेल्व्स दे आर बेसिक बिकॉज दे हैव फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर तो इन सब में है ही, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वही तो देना है उसने। हाँ जी क्लियर हो गया? हाँ जी, sp2 की पोजीशन माइनस आई नजदीक है या माइनस आई दूर, राइट? क्लियर है? मैंने पहले भी जब जिस दिन जीओसी लास्ट क्लास में स्टार्ट की मैंने कहा कोशिश कीजिएगा अपनी तरह पर्सोनिफाई करके समझे, ज्यादा आसानी से समझ पाए। वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस चीज को समझ पाए। माइनस आई इसीलिए मैंने अभी कहा घर में तंगी होगी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने किसी और को थोड़ी ना जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कंपाउंड के अंदर तंगी होना, इलेक्ट्रॉन खींचने वालों का लगे होना। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ज्यादा होंगे तो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर पाए? क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, कोई भी स्टूडेंट जो वॉलेंटरली रेजोनेंस समझा सकता हो, छोटा मोटा जो भी आपको याद हो, जितना आप क्लास में डिस्कशन लेवल पर आएंगे फायदा आपको है, ये समझ लीजिए। हाँ जी, ओके ठीक है। और कौन समझा रहा है? हाँ दिवाश, बोलो दिवाश। सर बोलिए। वो तो आइसोमर्स हो जाते हैं। अगर मैंने एटम की ओरिएंटेशन चेंज कर दी तो आइसोमर हो गए। वही तो आइसोमर होते हैं, मिरर इमेजेस। कंपाउंड की पूरी की ओरिएंटेशन चेंज कर दी, सेस एंड ट्रांस एटम की पोजीशन बदल दी। ओके,
मैंने इसीलिए आपको देवांश को बोला कि आप लोग सभी अपने अपने लेवल पे बताइए, क्योंकि आपके दिमाग में कोई पिक्चर है और उस पिक्चर को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब समझा रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जा रही है। जब एटम अपनी जगह से बदलेंगे, ओरिएंटेशन बदलेगी, तो आइसोमेरिज्म, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो। एक एटम अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी रिलेटिव ओरिएंटेशन बदल रही है। रेजोनेंस का पहला फीचर है स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन अनअफेक्टेड, राइट। इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते दिवाश आप थोड़ा सही आ गए, लेकिन स्टार्ट गलत है, राइट। तो आपके माइंड में थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है, उस वजह से गड़बड़ भी हो जाती है, क्योंकि आपने एक चीज सही बताई कि आपके माइंड में इमेजेस सही थी, लेकिन जब आप एटम की बात करेंगे तो एटम इज आइसोमेरिक, चाहे वो पोजीशन हो, फंक्शन हो, ज्योमेट्रिकल हो, कन्फर्मेशन हो, जो मर्जी हो, लेकिन एटम बदल गया तो आइसोमेरिक, इलेक्ट्रॉन बदल गए तो रेजोनेंस। हाँ जी सर। ओके। बहुत अच्छी, दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट। रेजोनेंस हर कंपाउंड की बना सकते हैं, ये गलत है। रेजोनेंस उस कंपाउंड की बनाने की जरूरत है जब एक कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टीज को, एक अरेंजमेंट उसकी प्रॉपर्टीज को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जब एक स्ट्रक्चर की मदद से मैं कंपाउंड के फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। हाँ जी प्रियांश, क्या कह रहे थे? और कोई चीज समझाना चाहते थे? देखिए, पहले मैं रेजोनेंस ही समझाऊंगा, फिर रेजोनेंस पे लिखवाऊंगा, मतलब समझ सबने लिया। रेजोनेंस इज द फिनोमेना, resonance is the phenomena representing a molecule, representing a molecule in more than one structures in order to explain its properties. These structures are contributing structures. These structures are contributing structures, and they do not have, these structures are contributing structures, and they do not have real existence. थोड़ा हमारे पास ये कुछ रेजोनेंस बनाई है मैंने, थोड़ा सा डिफरेंटली बनाने की कोशिश की है कि हम खाली रेजोनेंस समझ पाए और एक इफेक्ट माइंड से हटा दें कि सिर्फ पाई बॉन्ड में रेजोनेंस। दिस इज ट्रू कि मेजॉरिटी पाई बॉन्ड में रेजोनेंस, बट ये कहना कि सिर्फ पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होती है, ये गलत। रेजोनेंस बाय डेफिनेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल in order to explain its properties. पहले में मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर HCl की बनाई। लेफ्ट स्ट्रक्चर कह रहा है HCl is a covalent compound as hydrogen and chlorine both are non-metals and they're bonded by a single covalent bond. This explains HCl as a gas. Second structure explains that whensoever HCl is studied in solutions, it always appears as ionic. Many people do not accept that HCl is covalent because they have studied reaction like H positive and Cl negative, right? So HCl is a compound which behave as an ionic compound. So both the structures are explaining two different properties of HCl, one in gaseous state, one in aqueous solution.
सेकंड मैंने ब्यूटा 1,3 डाइन बनाया, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में लेफ्ट वाले में है, लेकिन राइट वाले में इसमें चार्जेस डेवलप किए क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर है। उसकी रेजोनेंस दिखाई, उसमें कहा कि या तो फर्स्ट वाले पर नेगेटिव होगा या फोर्थ वाले पे नेगेटिव होगा। अब इसका और इसका पर्पस क्या है? जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है वो कह रहा है ब्यूटा 1,3 डाइन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, valency of carbon is satisfied, all carbon atoms are sp2 hybridized, all carbon and hydrogen lie in the same plane. Second structure कह रहा है whenever buta 1,3 diene reacts, it always reacts by 1,4 positions. First position will act as a nucleophile or electrophile. Likewise, fourth position can act as electrophile and whenever buta 1,3 diene starting reactions, it always maintain a pi bond which appear at a different position than actual molecule because it has ability to show nucleophilic and electrophilic attack from 1/4 position. Right? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद से मैं ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर, ब्यूटा 1,3 डाइन में कार्बन हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन, ब्यूटा 1,3 डाइन की स्टेबिलिटी पर कमेंट कर सकता हूँ। उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद से मैं उसकी रिएक्टिविटी पे कमेंट कर सकता हूँ। नॉर्मल एल्कीन सिर्फ और सिर्फ बेसिक होते हैं, पर ये ब्यूटा 1,3 डाइन है, इन्हें कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स कहते हैं क्योंकि डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेटिव है। तो ऐसे कंपाउंड बेसिस नहीं होते, ऐसे कंपाउंड सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, ऐसे कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों। तो ये एक्सप्लेनेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट? ओके, बिल्कुल बोलेंगे।
लिखिए आगे. Mesomerism. Mesomerism is a special condition of resonance. Mesomerism is a special condition of resonance where delocalization of pi electrons takes place. Delocalization of pi electrons takes place. So resonance effect and mesomeric effect are same. So resonance effect and mesomeric effect are same. बेटा रेजोनेंस एक वास्ट टर्म है, मीजोमेरिज्म एक लिमिटेड टर्म है. मीजोमेरिज्म वहां होता है जहां पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, लेकिन रेजोनेंस में कुछ भी हो सकता है. लोकलाइजेशन हो चाहे डीलोकलाइजेशन हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो. जब मैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज नहीं समझा पा रहा, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस. मीजोमेरिज्म में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन. देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स delocalization of pi electrons. Resonance effect involves delocalization of pi electrons either by lone pair, comma, pi electrons either by lone pairs, comma, negative charge orbital, comma, positively charged orbital, ब्रैकेट में लिखिए वेकेंट ऑर्बिटल. क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते, हम सब लिखते हैं वेकेंट ऑर्बिटल. और पाई बॉन्ड. तो रेजोनेंस इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, या तो नेगेटिव चार्ज की मदद से, या लोन पेयर की मदद से, या वेकेंट ऑर्बिटल की मदद से, या पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से. तो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होनी है किसी सब्स्टिट्यूएंट के आने से, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस. इस पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन में फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और वेकेंट ऑर्बिटल. फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन की 3 स्टेटमेंट्स हैं जो इसमें लिखवाई, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड. तो इस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट देखा जाता है. हमने इंडक्टिव पढ़ा तो 2 कैटेगरी प्लस आई माइनस आई. इस तरह रेजोनेंस पढ़ेंगे 2 कैटेगरी प्लस आर और माइनस आर. लिखिए प्लस आर प्लस एम इफेक्ट, प्लस आर स्लैश प्लस एम इफेक्ट. हाँ जी, मीजोमेरिक में प्लस आर लिखा है या प्लस एम लिखा है, एक ही बात है. इट इज ऑब्जर्व्ड and substituent on alpha position of vinylic carbon and substituent on alpha position of vinylic carbon is electron rich. Vinylic carbon is electron rich, so it provides resonance. So it provides resonance by donating electrons. It provides resonance by donating electrons. Right? तो हमारे पास प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट वो इफेक्ट है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट के पास इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है
और वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। अल्फा पोजीशन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये विनाइलिक होता है। विनाइल इज सी डबल बॉन्ड सी। जहां भी विनाइल होगा वहां सी डबल बॉन्ड सी होगा। उसकी अल्फा पोजीशन को एलाइलिक बोलते हैं। उसकी अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब लोन पेयर या पाई पेयर, नेगेटिव चार्ज। सॉरी, अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरफ मूव करवा दिया। ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड से बॉन्डेड था, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। एज अ रिजल्ट ये नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट थे, तो एक स्ट्रक्चर ने कहा फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे ने कहा थर्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब दोनों एटम में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर ने कहा पहले और दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सेकंड स्ट्रक्चर ने कहा पहले और दूसरे के बीच में बाई बॉन्ड। फर्स्ट स्ट्रक्चर ने कहा सेकंड और थर्ड के बीच में बाई बॉन्ड है। सेकंड स्ट्रक्चर ने कहा सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसका एलाइलिक कार्बन आयन में दोनों कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज भी पार्शियली डीलोकलाइज्ड। इसी तरह फिनोल की बात करें तो फिनोल में बेंजीन की अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये बेंजीन का डबल बॉन्ड, ये अल्फा पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, तो ये इस कॉर्नर पर चले। एरो सही तरीके से बनाना, मैंने कॉर्नर पे बनाया है। इसका मीनिंग है ये पाई बॉन्ड इस फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में था। फर्स्ट कार्बन ने यहाँ से लोन पेयर लेना था, इसलिए उसने सेकंड एटम की तरफ धकेल दिया। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज अल्फा पोजीशन टू दिस डबल बॉन्ड एज वेल एज दिस डबल बॉन्ड। अगर ये इस तरफ आएगा तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑलरेडी डबल एरो से आप बना चुके हैं। तो नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सेकंड और थर्ड के बीच में गया और ये थर्ड और फोर्थ के बीच से शिफ्ट हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर फोर्थ और फिफ्थ के बीच गया और ये सिक्स्थ कार्बन पे शिफ्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिक्स से फर्स्ट पर गया और लोन पेयर का उधार कार्बन ने ऑक्सीजन को वापस लौटा दिया। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव और बेंजीन के पास पार्शियल, ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस पूरे में हो क्या रहा है, नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव। तो 5 ही एटम इन्वॉल्व है, ये नहीं है, इसलिए सर्कल पूरा नहीं बनाया, यहीं तक बनाया। क्योंकि इस कार्बन पे तो अलग से फीचर है पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए उसका फीचर बाकियों से अलग है। तो रेजोनेंस इफेक्ट मीन्स delocalization of pi electrons with the help of lone pair or negatively charged orbital. When we say plus R इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है जिसमें अल्फा पोजीशन के पास इलेक्ट्रॉन चार्ज होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव चार्ज के कारण हो, चाहे वो लोन पेयर के कारण हो। बेटा कैसी लैंग्वेज सुनते हो? सी डबल बॉन्ड सी को विनाइल बोला था मैंने, उसकी अल्फा को एलाइल बोला। एक लोन पे चला।
सौरभ रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन। तो हमने यही पॉइंट्स लिखने हैं कि एलाइल कार्बन आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसकी कौन सी प्रॉपर्टी पता चल रही है, और फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फिनोल की कौन सी प्रॉपर्टीज पता चल रही है। कर लिया सबने? हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये एलाइल कार्बन आयन है, राइट। ईशा, आप बताइए कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर हम इसकी किस प्रॉपर्टी पे कमेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता चला आपको? गलत देखे बिना ही बता रही थी है? क्यों? फिर ब्यूटा 1,3 डाइन वाला धक्का मार दिया। ये नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल कहाँ से होगा? ये तो रिएक्टिव स्पीशीज है। हाँ जी सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या पता चल रहा है? वेरी गुड। उससे होता क्या है? वेरी गुड। तो हमारे पास एलाइली कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जा रहा है क्योंकि वो दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एलाइल कार्बन आयन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में। तो जो हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था वो उसमें बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, और जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी। दिव्यदीप, और कुछ दिख सकता है? नहीं बेटा, एल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशंस नहीं होती ना। ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक करने वाला कार्बन सेम है। होता क्या है, जब हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोल रहे होते हैं तो दो डिफरेंट एलिमेंट के आइटम्स होते हैं, तो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं निकाल सकते। लिखिए, हेडिंग डालेंगे एलाइल कार्बन आयन, और उसके पीछे 1 2 3 पॉइंट डाल लेंगे जो जो एक्सप्लेन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, negative charge on carbon is resonance stabilized. Negative charge on carbon is resonance stabilized. And carbon atom bears partial negative charge. तो बेटा, जिस भी कार्बन आयन से इस कार्बन आयन को कंपेयर करेंगे, ये कार्बन आयन मोर स्टेबल कहलाएगा क्योंकि कार्बन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज। कोई भी चार्ज जब एक एटम पर रहता है तो रिएक्टिव, और जब डीलोकलाइज हो जाता है तो स्टेबल, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट करने से इन चार्जेस को स्टेबिलिटी मिलती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स
all carbon-carbon bonds have partial double bond character. So bond length lie between single bond and double bond. थर्ड पॉइंट लिखिए, negatively charged orbital is generally equivalent to lone pair so it participates in hybridization. But in case of allylic position, it becomes sp2 hybridized. Or negatively charged orbital is equivalent to pi bond. It becomes sp2 hybridized or negatively charged orbital is equivalent to pi bond. तो बेटा अगर कोई आपसे पूछता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव और CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव CH3, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑल्टरनेट पोजीशंस, आइसोमर्स बनाए हैं, आइसोमेरिक कार्बन है। लेकिन ये कार्बनायन नॉन एलाइलिक है तो ये sp3 होगा, ये कार्बनायन एलाइलिक है तो sp2 होगा। जबकि दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पे, 1 2 3 एक लोन पे, लेकिन फिर भी हमारे पास फर्स्ट वाला sp3 है, सेकंड वाला sp2 है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस, when it is involved in resonance it is equivalent to a pi bond, it is no more equivalent to a, समझ गए मेरे को? तो ये फीचर में इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ पा रहा हूं। मैं आपको आज इसलिए लिखवा रहा हूँ, रेगुलर नहीं लिखवा पाऊंगा, तो मैंने आपको कहा था पहला 1 महीना मेरे हिसाब से लगा लो ताकि आप ऑर्गेनिक के फंडास को समझ पाओ। इस तरह से ऑर्गेनिक की इंटरप्रिटेशन की जाती है। उसके बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मैं क्वेश्चन बनाई जा रहा हूँ, लिखी जा रहा हूँ, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या देखा, मेरी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए फिनोल की तरफ चलते हैं, कुछ फिनोल की कहानी सुन लेते हैं, क्या कहता है। हाँ जी बताओ, क्या पता चल रहा है, दिख क्या रहा है आपने? डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी, बहुत अच्छी बात। पलक क्या दिख रहा है अपने को? ये मत बोला ऑक्सीजन कार्बन डबल डबल दिख रहा है, वो तो दिखी ना सबको, हमें रेजोनेंस की वजह से क्या दिख रहा है वो तो इसने बोल दिया। सौरभ से साइड निकला, पहली फीचर काम खत्म, बस आ गया आपको कहता आसान वाली चीज मैंने बोल दिया, ढूंढी जाए जो ढूंढना। हाँ जी साइन, उससे क्या होगा? वेरी गुड, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसकी वजह से होगा क्या?
ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो ऑक्सीजन प्रसन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, बहुत दुखी होगा, बोले यार क्या किया मेरे साथ, राइट। तो बेंजीन को तो वो कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे भाग जा, तो क्या हो गया, एसिडिक। फिनोल बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑक्सीजन एटम कैरीज पॉजिटिव। That's why alcohol and phenol are regarded as functional groups. Because alcohol is having O with negative charge, in phenol oxygen has positive charge. हमें देखने में एक लेमैन के OH OH दिख रहा है, लेकिन वहां पर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल टू लिटमस है। यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एसिडिक है, राइट। हाँ देवांश, मतलब देखो बेंजीन में तो डबल बॉन्ड पहले से ही होता है यूनिफॉर्मली, हर बेंजीन रिंग में, है ना। सिर्फ यही बॉन्ड लेंथ छोटी हुई है और वो जैसा सौरभ ने कहा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो उसको हम एडिशनल फीचर में नहीं कह सकते। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उससे क्या होगा, हाँ जी, हाँ ऑक्सीजन डराएगा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे से इलेक्ट्रॉन लिए, चल वापस दे। लेकिन फिर भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ तो समझा रहे होंगे, इसीलिए बनाए हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। बेंजीन पर जब OH ग्रुप लगेगा तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। हाँ आप बता दे भाई। हाँ जी, और कोई चीज रहेगी, लिखिए, फिनोल हेडिंग डालिए, 1 2 3 पॉइंट। आज की क्लास का मेरा पर्पज आपके अंदर अवेकनिंग डालना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे पास इतना समय मैं निकाल पाऊं कि मैं आपको हर फीचर को समझा पाऊं, राइट। मैं सिर्फ देखने का नजरिया चेंज करना है कि आपको आदत पड़ जाए कि हमने ये चीज देखनी है, ताकि जब हम रिएक्शंस लिख रहे हो तो आप ये ना पूछो सर ये कैसे हो गया, मैं बोलूँ हो हाँ पढ़ा था उस दिन ना, राइट। लिखिए, benzene is nucleophilic. Benzene is nucleophilic due to presence of pi electrons. Due to presence of pi electrons, comma. When OH group is attached, then electron charge density increases. Then electron charge density increases. So nucleophilicity of benzene increases. Nucleophilicity of benzene increases. Hence OH group is ring activating for electrophilic substitution. For electrophilic substitution. हमने कहा कि अगर OH नहीं होता तो भी बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता, क्योंकि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव एबिलिटी टू एक्ट एज लुईस बेसिस, दे हैव एबिलिटी टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। पर OH ग्रुप लगाने से अब वो न्यूट्रल पाई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, अब वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो व्हेन प्लस आर सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू बेंजीन, it becomes more nucleophilic. So all plus R substituents are ring activating for electrophilic substitution. एक न्यूट्रल बेंजीन के कंपैरिजन में
ये नेगेटिवली चार्ज बेंजीन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को खींच पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। ड्यू टू प्लसर इफेक्ट higher negative charge appears at ortho and para position so it is ortho para directing ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब इलेक्ट्रोफाइल नॉक कर रहा है कि मुझे आना है, वो कहता आ जा, लेकिन ऑर्थो पैरा पे बैठियो, मेटा पे ना जाइए, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तेरे लिए इंतजाम बेटर कर रखा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड है। तो मेटा पोजीशन के कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा पोजीशन मोर एक्टिव। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब ये पढ़ते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, वो सोच लेते हैं कि ऑर्थो और पैरा पर एक्टिवेट किया और मेटा पर डीएक्टिवेट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरी बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब पूरी बेंजीन ही एक्टिवेट की है, लेकिन एक्टिवेशन इफेक्ट इज हायर एट ऑर्थो एंड पैरा इन कंपैरिजन टू मेटा। व्हेन प्लसर substituent is attached, entire benzene ring is activated, but activation is higher at ortho and para in comparison to लिखिए थर्ड पॉइंट। फिनोल कैन एक्ट एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल as it can attract electrophile either by lone pair of oxygen or negative charge of benzene. ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज ऑफ बेंजीन। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें फिनोल के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, सोचते हैं ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफिलिक ही नहीं था। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, इस पे लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर है, क्या इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है? ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये ऑक्सीजन के जरिए भी अटैक कर सकता है और कार्बन के जरिए भी अटैक कर सकता है। लास्ट पढ़ लीजिए। ऑक्सीजन हैज partial positive charge, so its ability to release H positive ions increases. So phenol is acidic. Due to this property, phenol is regarded as functional isomer of alcohol. समझ गए बात को? तो हमने इस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है। नेक्स्ट लिखिए माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। These substituents are electron deficient. Due to presence of
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पोलर पाई बॉन्ड. They develop resonance. They develop resonance by withdrawing electrons. They develop resonance by withdrawing electrons. Right? तो हमारे पास ये CC डबल बॉन्ड है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है. पोलर पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है. तो ये डेफिशिएंट हो गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर. तो इस कार्बन पर पॉजिटिव और उस कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया. इसे एक्रोलिन प्रोपिनल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कहते हैं. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव. नॉर्मली पॉजिटिव यहाँ होता है, यहाँ इसमें पॉजिटिव यहाँ होता है ड्यू टू रेजोनेंस. अब ये नाइट्रोबेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर गया. एज अ रिजल्ट हमारे पास बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग. बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई. लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज प्राइमरली कहाँ है, ऑर्थो पैरा पे. इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा आर मोर डेफिशिएंट देन मेटा. डेफिशिएंट तीनों हैं बट मेटा इज लेस डेफिशिएंट, सो दे आर रिगार्डेड एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा. देखिए these substituents create positive charge on benzene so they are ring deactivating and meta directing. For electrophilic substitution, meta directing for electrophilic substitution. हम सभी रिएक्शंस के लिए नहीं कह रहे हैं, एक सिलेक्टिव कैटेगरी के लिए कह रहे हैं. फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नोट कीजिए. इसके अटैच शुरू करेंगे. इसे मैंने सारे फीचर नहीं लिखवाए क्योंकि मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया कैसे क्या देखना है. हाँ जी, सीरियो की मिस्त्री है दोनों. ऑप्टिकल आरएस क्या पढ़े क्यों. हाँ जी, sp2 थे जो एनायन था अल्फा पोजीशन पे, वो sp2. जो बीटा पे था वो sp2. नोट करो फटाफट. 5 मिनट.